मोदी के गढ़ में पहुंची प्रियंका गांधी। वाराणसी के 80 घाट पर जोरदार स्वागत। कहा, देश में नई राजनीति की जरूरत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। कहा, नहीं लड़ूंगी लोकसभा का चुनाव। बोली, मैं जब चाहूं लोकसभा का चुनाव जीत सकती हूं। केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। कहा, अगर बच्चों को चौकीदार बनाना है तो बीजेपी को वोट दें। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें। चुनाव में वंशवाद के बहाने पीएम का कांग्रेस पर वार। ब्लॉग लिखकर साधा निशाना। कहा, वंशवाद से लोकतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान। 2014 में लोगों ने परिवार तंत्र को नहीं, लोकतंत्र को चुना था। और उधर लंबे इंतजार के बाद आज हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी ने सभी सांसदों के टिकट कटेंगे। कर्नाटक में मौजूदा सांसदों में बदलाव नहीं होने की उम्मीद। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 5 खबरों का ये बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको वो तमाम खबरें देने की कोशिश करते हैं जो अब तक सुर्खियों में हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे, एक ब्लॉग लिखकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वंशवाद जो है वो देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। और साथ ही आज चौकीदारों को भी वो संबोधित करेंगे। शाम तक 25 लाख चौकीदारों को अपने संबोधन से एक तरह से मुखातिब करेंगे। उसके अलावा केजरीवाल ने चौकीदार के नाम पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि अगर आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है, इसको आप तय करें। इसके अलावा हम बात करेंगे आज एक और मोदी बनाम प्रियंका वाड्रा का जो टकराव एक तरह से बढ़ता जा रहा है। प्रियंका ने मोदी के वार पर जवाब दिया है। जिस तरह से उन्होंने वंशवाद की बात कही थी, प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस वाली लोकसभा में उनके जो खाता था वो खुल नहीं पाया था, 0 थी, और अब वो कह रही हैं कि मैं कहीं से भी जीत सकती हूं। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो सकती है और उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर दें पीएम मोदी के उस ब्लॉग की, जिसमें उन्होंने वंशवाद को एक तरह से निशाने पर लिया है और कहा है कि 2014 में लोगों ने परिवार तंत्र को नहीं बल्कि लोकतंत्र को चुना था और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है परिवारवाद से हुआ है। अशफाक गौहर हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे क्या ब्लॉग में क्या कुछ कहा है। और आज ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी चौकीदारों को, देश भर के 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे, क्योंकि चौकीदार के नाम पर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्लॉग को लेकर हम चर्चा करेंगे अशफाक गौहर से। अशफाक, अगर हम देखें, वो परिवारवाद की बात कर रहे थे, लेकिन आज एक लिस्ट अभी किसी ने पोस्ट की है, हालांकि सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का और बहुत सारे नेताओं की लिस्ट जारी की। क्या लगता है इस बार चुनाव में वैरायटी देखने को मिलेगी? और पीएम ने जिस तरह से निशाना साधा है कांग्रेस पर, परिवारवाद, खासतौर से इमरजेंसी को लेकर निशाना साधा, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अब 2019 के चुनाव जो हैं ये थोड़ा सा हाईटेक चुनाव हो गए हैं। पहले हम देखते थे कि इस तरीके की बातें चुनावी सभा में की जाती थी और जवाब भी चुनावी सभा से आता था। लेकिन अब ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें जो है वो घूमती हैं और एक तरफ से आवाज उठती है, दूसरी तरफ से सवाल उठते हैं, तीसरी तरफ से जवाब दिया जाता है और एक ऐसा माहौल बन रहा है देश के अंदर कि अब ये कहना काफी मुश्किल हो रहा है कि देश का मूड कहां की ओर जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना इसको और चार्ज कर दिया कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक इस बात को हम कहेंगे, जो ट्वीट आज आया है, जो ब्लॉग लिखा गया है, इस ब्लॉग में
कांग्रेस को राइट फ्रॉम डे 1 टू 2019 जहां जहां पर भी कांग्रेस से चूक हुई है या जहां जहां पर भी कांग्रेस ने यू टर्न लिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की है या कुछ भी किया है, उसको बख्शा नहीं गया और सीधे सीधे से नाम ले लेकर लिखा गया है। राहुल गांधी का नाम अगर डायरेक्टली इसमें नहीं है, लेकिन जब उसने वो कैबिनेट का ऑर्डर फाड़ा था उसका जिक्र भी है। राजीव गांधी का नाम इसमें है, इंदिरा गांधी का नाम इसमें है। तो सीधे सी बात है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वाला डॉक्यूमेंट जो है वो सामने इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कई नाम लिए हैं। हालांकि राजीव गांधी का जिक्र किया कि योजना आयोग को उन्होंने बंच ऑफ जोकर्स कहा था और उसके जब अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह थे अगर देखा जाए, और राहुल गांधी का वो जो स्टेप था जिसमें उन्होंने कैबिनेट के फैसले को बाकायदा फाड़ा था और उसमें उन्होंने तंज किया है कि वो आदमी कैबिनेट में था भी नहीं, ऐसे अगर देखा जाए। तो अब अगर देखिए एक एक चूक पर नजर है, यानी जो आपने एक बात कही थी कि अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। जब मंच पर बोलता है कोई नेता और भीड़ के सामने होता है तो उसकी मेमोरी और उसका होमवर्क, लेकिन जब वो ब्लॉग पर आता है तो ब्लॉग पर एक पूरी टीम काम करती है। यानी अब हाईटेक हो गया ये जो पूरा कैंपेन है। बिल्कुल, कैंपेन जो है वो 100% हाईटेक है और अब आप ज्यादा चीजें बुला नहीं सकते हैं। आप कहेंगे कि चलिए मैं जरा 2 साल का सिर्फ हिसाब दूं और 3 साल का नहीं दूं, या कोई ये चाहे कि मैं 10 साल का हिसाब दूं और 2 साल का नहीं दूं, अब वो नहीं चलेगा। आज जो भी लोग हैं, जो भी इसको देखते हैं, जो ट्रांसमिशंस को देखते हैं, परखते हैं, पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, कांग्रेस के हम 40 साल भी देखेंगे और मोदी सरकार के 4-5 साल भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई तौर में कोई फर्क हुआ है, नहीं हुआ है। जहां तक जो पहला सवाल आपका था कि कांग्रेस पर यह तंज है कि वो अपनी फैमिली डायनास्टी को आगे बढ़ाते हैं और अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने वो पहले ही कहा था कि सोशल मीडिया इतना अपडेटेड है आज कि कांग्रेस जवाब दे ना दे, लेकिन लोगों ने अपने तरीके से वो सारे नाम सामने रख दिए हैं। एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, सोशल मीडिया का जिस तरह मिसयूज हो रहा है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मर्यादा जो भाषा की है खासतौर से वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। कल राबड़ी देवी का एक ट्वीट देखा, वो लोगों ने देखा, बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया। हालांकि इस पर हम ये नहीं कह रहे कि उन्हीं का था, किसका था, लेकिन जिस तरह की उसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया, चौकीदार वाले उस पर उन्होंने तंज किया है। उन्होंने कहा कि कोई नकटा रहता था, उसने आके सब गांव वालों को, क्योंकि उसका मजाक उड़ाते थे, उसने कहा कि अगर सब नाक कटवा लेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। यानी उसने सबके नाक इसलिए कटवा दी ताकि लोग मजाक न उड़ाए। यानी चौकीदार को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है मैं भी चौकीदार, उस पर तंज किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया का और भाषा की मर्यादा वो खत्म होती जा रही है? बिल्कुल आपकी बात सही है, मिसयूज होता है और भाषा की मर्यादा को कहीं पर भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चंद लीडरों को छोड़कर जो आज सोशल मीडिया पर एक्टिव, उनको छोड़कर अगर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो आपको कहीं पर भी वो नहीं दिखेगा कि कोई सोशल फैब्रिक नजर आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और यही वजह है कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बैठक हुई है और उनको कहा गया कि इस तरीके से कोई चीज ना हो जिससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बने, जिससे जो सोशल फैब्रिक है वो टूटे। जिम्मेवारी जहां इलेक्शन कमीशन की है वहीं पर उन सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की भी है जो ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनको भी नजर रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग चलाते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा देखना होगा कि आइंदा इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो और इस तरीके से वो ना लिखे जिससे हमारा सोशल फैब्रिक टूट सकता है। अशफाक गौर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए जरा। इस पे पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, प्रियंका ने क्या कहा, और अगर देखा जाए इस पर जो राजनीतिक गलियारे में हंगामा हुआ वो भी सुन लेते हैं। हमारी पार्टी में कोई वंश नहीं चलता है। इधर उधर कैंडिडेट लोकसभा या असेंबली या कॉरपोरेशन में माँ बेटा का या वंश का कोई हो सकता है, परंतु जहां तक नेतृत्व है वहां तो वंश हमारी पार्टी में किसी उसका महत्व है ही नहीं और यही हमारे देश में आना चाहिए। ये सारी जो जाति व्यवस्था और ये जाति की जो शोषण, ये सारी वंश से ही आई है और अब हम राजा महाराजाओं का देश नहीं है तो वंश का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो क्रेडिट में जाता है। ये मूर्ख आदमी है जिसने ये कहा कि मोदी के पास वंश नहीं है तो इसीलिए वो वंश का क्या बात करेंगे। बिल्कुल, वंशवाद जितना भाजपा में है कहीं और नहीं है। संघ परिवार का वंशवाद है। कोई पद नहीं मिल सकता जब तक वो संघ परिवार को बिलोंग नहीं करता हो, चाहे वो गोवा के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो। जब तक संघ परिवार का थापा नहीं लगेगा ना, छाप नहीं लगेगी ना, तब तक वो कोई पद पे बैठ नहीं सकता। इससे बड़ा वंशवाद क्या हो सकता है? कहीं भी देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं इस सरकार में या राज्य सरकारों में, वो सब संघ के लोगों को दिए हुए हैं।
ठीक है ना। और आप उत्तर प्रदेश में देख लो क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा वंशवाद संघ में है और भाजपा में है। और सही The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं। वो चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। तो आपने देखा कि एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने भी चौकीदार को लेकर तंज किया और कहा है कि अगर आपको अपने बच्चों को चौकीदार बनाना है तो उधर वोट कीजिए, और अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो इनको वोट कीजिए। पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे साथ हरीश खुराना साहब जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो फोन लाइन पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। बल्कि पहले हरीश खुराना से ही बात कर लेते हैं। हरीश जी, ये बयान आपने सुना होगा, किस तरह से देखते हैं? चौकीदार मुहिम बन गई है, लेकिन एंटी लोग भी एक तरह से इसको ही टारगेट कर रहे हैं। आपने उसको 11 किलोवाट और 9 आदमी कर दिया। हरीश खुराना जी जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, और अगर चौकीदार बनाना है तो मोदी को वोट दीजिए। सबसे पहले बीजेपी का रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी मानसिक रूप से दिवालियापन नजर आता है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार। लगता है थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, वहां से लाइन डिस्टर्ब हो रही है। जरा सुन लेते हैं क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन है, जरा सुन लेते हैं। पिछले 70 साल की राजनीति के सबसे बड़े जोकर बन गए। एक व्यक्ति जिन्होंने बिना काम किए बड़ी लंबी लंबी बातें करी, बिना किसी एक्सपीरियंस के, और चूंकि बात करने की कला तो उस आदमी में है, लोगों को मूर्ख बनाने की कला ये तो अरविंद केजरीवाल में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज के दिन में अब समाप्ति पे हैं। वो आए थे, सोचे थे दूसरे का विनाश करेंगे, अब उनका और उनकी पार्टी का विनाश हो रहा है। उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो किस प्रकार से छटपटा रहे हैं। मनोज तिवारी की बात सुन के बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो नाम उन्होंने ले दिया, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था वो कह किसको रहे कि उसके अंदर बोलने की कला है, बहकाने की कला है, जनता को मूर्ख बनाने की कला है। लेकिन जब तक नाम नहीं लिया समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी नेताओं को लेकर जनता के मन में यही सवाल है कि आखिर कौन ज्यादा मूर्ख बना रहा है। और ये आपने देखा कि किस तरीके से अब चौकीदार को लेकर मुहिम शुरू हो गई है, चाहे वो राबड़ी देवी का ट्वीट हो या केजरीवाल का तंज। लेकिन पीएम मोदी ने भी बाकायदा इस पर पलटवार किया है और इसको मुहिम बना दिया। करोड़ों लोग इसमें जुड़ भी गए हैं। ये बड़ी एक तरह से राजनीतिक दांव पेच का खेल चल रहा है। चुनाव होने तक ये आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब एक और खबर की, इसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर तंज किया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी इस पर पलटवार किया है, कई सवाल खड़े किए हैं। और देखने में यह भी आया कि यूपी में उनके दौरे के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बाकायदा मारपीट हुई और कई ऐसी झड़प देखने को मिली है जो कम से कम राजनीति के अंदर नई तो नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है। जरा देखिए। देखो, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है, उनसे जब पूछा जाता है कि भैया 5 दशकों में 6 दशकों में आपने 2-4 काम देश के हित में कुछ किए हो तो जरा बता दीजिए, तो कहते हैं जी नहीं, हम क्यों बताएं, हम तो जो है वो राजशाही परिवार के लोग हैं, हमें तो अधिकार है पूछने का, बताने का नहीं है। हमें जो है वो सिर्फ सुनाने का अधिकार है, सुनने का नहीं है। और ये जो एक सामंती सोच है, राजशाही सोच है, उस राजशाही सोच की एक्सपायरी डेट हो चुकी है और जो बची कुची है वो भी आ जाएगी।
तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और खास तौर से ब्लॉक के बाद तो कांग्रेस के ऊपर वार पर वार हो रहे हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि कांग्रेस को जवाब देने की आदत नहीं है, जब उससे सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं देते हैं। दिग्विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ के संवाददाता हैं, उनसे पूछते हैं कि यूपी के अंदर जो राजनीति गरमाई हुई, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी जब से प्रियंका बनी है वहां पर 5 सीटों को उन्होंने जिस तरह से टारगेट करके वहां पर लोगों से संपर्क किया है, उसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। दिग्विजय, क्या है लेटेस्ट? कल भिड़ंत भी हुई है कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। जी, आपको बताएं खाली जी, जिस तरीके से लोगों में बातें चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि बढ़ता हुआ बीजेपी का ग्राफ जो है वो देखा नहीं जा रहा है। और वैसे भी अगर हम बात करें बीजेपी की ग्राफ की या कांग्रेस की ग्राफ की, बात ग्राफ की नहीं है, बात यहाँ वर्चस्व की है। दोनों की दोनों पार्टियां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे काशी की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की। इन दोनों को लग रहा है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बना लेते हैं तो शायद दिल्ली का जो रास्ता है, जनसत्ता का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा और वहां तक पहुंचने में अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये दोनों के दोनों लोग विरोधी सुर अपना रहे हैं दूसरी पार्टियों के लिए। यानी आपको लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद अगर देखें, हालांकि प्रियंका गांधी वहां पिछले 2 दिन से हैं और जिस तरह से वो लोगों से संपर्क कर रही हैं और एक नए अंदाज में जिसे कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने उस पर भी कल उमा भारती ने कहा कि गंगा की सफाई हमारा मुद्दा था। और उसके अलावा अगर जिस तरह से वो बोट यात्रा कर रही है, इसको लेकर अगर देखा जाए वो जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी भी मुस्तैद है। उसने भी ब्लॉग लिखकर आज तमाम जिसे कहना चाहिए बड़े हथियार एक तरह से चला दिए। इमरजेंसी का जिक्र कर दिया है, राजीव गांधी का वो जो योजना आयोग पर तंज था, और उसके अलावा राहुल गांधी द्वारा जो एक कैबिनेट के फैसले को फाड़े जाना था। यानी अब गरमाई आती जा रही है, जैसे जैसे सर्दी जा रही है, मौसम में गरमाई आ रही है, ऐसी राजनीति में भी गर्माहट लगातार बढ़ रही है। जी खालिद जी, क्योंकि महापर्व जो है ये चुनाव का ये ऐसा महापर्व है जहां एक दूसरे के ऊपर अगर चीजें न मढ़ी जाए, एक दूसरे के ऊपर चीजों को न कहा जाए, तब तक राजनीति जो है वो अच्छी नहीं दिखती। इसलिए विरोधियों के सुर जो है, अब कांग्रेस ने क्या किया उसको याद करने की तैयारी न तो भाजपा की है, और भाजपा ने क्या किया उसके याद करने की तैयारी न तो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने 70 सालों में क्या बनाया, वही भाजपा ने 5 सालों में क्या बनाया, ये लोग एक दूसरे की कंपेरिजन कर रहे हैं, जबकि बात विकास की कर ही नहीं रहे हैं। जनता जो है वो विकास करना चाहती है, जनता सिर्फ ये देखना चाह रही है कि उसके सुख दुख में कौन खड़ा है, विकास की बात कौन कर रहा है। यानी जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने कहा कि 70 साल की जो रट है उसकी भी एक्सपायरी डेट निकल गई है, लेकिन आज इमरजेंसी का जिक्र करके पीएम मोदी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। जी निश्चित रूप से, लेकिन हम ये कह सकते हैं खाली जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने 70 सालों में विकास की गंगा बहाई थी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो मात्र 5 सालों में अगर विकास की गति की अगर ये बात कर रहे हो तो ये इतना याद रखना चाहिए कि 5 साल तो किसी को भी समझने समझाने में लगता है, और जो चीजें हैं अगर विकासशील है तो उसका जो न्याय तंत्र है वो जनता के हाथ में, जनता खुद ही मई के अंत में बता देगी किसके सिर्फ। लेकिन कांग्रेस का तर्क ये है कि आप 70 साल का जिक्र करते हैं, लेकिन 11 साल बीजेपी को भी हो गए, चाहे वाजपेयी जी के रिजीम का टाइम हो, चाहे 13 दिन की सरकार हो, 13 महीने की सरकार हो, या एक फिर दूसरी एनडीए की सरकार हो, या ये वाली सरकार हो, तो वो कहते हैं आप 70 साल का जो कैलकुलेशन एक तो वो गलत करते हैं, और बीजेपी को जो 5 साल देते हैं वो भी कम देते हैं, उसके भी 11 साल हुए। कहीं ना कहीं आंकड़ेबाजी का खेल भी हो रहा है। जी एकदम, ये सिर्फ और सिर्फ खाली जी यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश है कि हमने जो 70 सालों में किया वो ये 11 सालों में बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि तुमने 70 साल किए, 11 सालों में। जनता 11 साल और 70 साल नहीं देखना चाहती, जनता को आंकड़े से कोई देना नहीं है। जनता को सिर्फ ये दिख रहा है कि अगर हम बात विकास की करें तो विकास मोदी ने किया है या विकास कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल दिग्विजय, जैसे जैसे हम 70 साल का या 11 साल का जिक्र करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हाईटेक हो गए, अब सेकंड्स का हिसाब होता है, मोमेंट्स का हिसाब होता है, अब जो है दूरियां घट गई हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें 60 साल बनाम 60 महीने का भी जो कॉन्सेप्ट था वो बीजेपी का था, तो यकीनन सवालों के दायरे में दोनों है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। जी निश्चित रूप से, और जनता ये जानती है कि सत्ता परिवर्तन होता है तो समय भी परिवर्तन होता है। आज से 5 साल पहले जो चीजें हुआ करती थी अब वो चलन में नहीं है, लेकिन 5 साल बाद समय परिवर्तन हुआ है, और अब समय परिवर्तित होकर के रोजगार की बात करता है, समय परिवर्तित होकर के विकास की बात करता है, समय परिवर्तित होकर के देश के आर्थिक दशोदिशा की बात करता है। आप नजर बनाए रखें, और खासतौर से जो यूपी के अंदर महापर्व चल रहा है, खासतौर से उसको आप एंजॉय कीजिए और हमें भी खबर देते रहिए और नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय मिश्र। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मायावती की। बीएसपी सुप्रीमो है,
उनका कहना है कि मैं जब चाहूं लोकसभा का चुनाव जीत सकती हूं। शायद वो भूल गई थी कि 2014 में वो जीरो हैं, लोकसभा के अंदर उनका खाता भी नहीं खुला था, तो शायद वो ये भूल गई। लेकिन अब उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा एक तरह से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ताबिश कमाल हमारे साथ रहेंगे, उनको हम साथ में जोड़ेंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुन लेते हैं मायावती का, फिर ताबिश के पास चलते हैं। इसके वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं, और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे और मेरे इस फैसले का स्वागत करके ये लोग पूरे जी जान व तन मन धन के साथ अपने बसपा सपा व आरएलडी गठबंधन की एक सीट को जरूर जिताने में लग जाएंगे। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, मायावती कह रही हैं कि देश हित में, जनहित में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, कैसे देखा जाए इसको? क्या वो रिस्क नहीं ले रही है, या क्योंकि पार्टी में वन मैन शो आर्मी के तौर पर वो काम करती है, वन मैन आर्मी के तौर पर, तो उनको मैनेज भी करना है? क्या लगता है आपको? आजाद साहब, देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि गठबंधन के अंदर कांग्रेस शामिल होगी और मायावती के लिए सीट छोड़ जाएगी। कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की कि मायावती को मना लिया जाए और उनको एक सीट दी जाए, उनकी सीट पर अपना प्रत्याशी ना खड़ा किया जाए और इससे शायद मायावती मान जाएंगी। लेकिन ये तो नहले पर दहला हुआ कि मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी जो कांग्रेस ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की थी कि वो मायावती के सामने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, इसका मतलब जो कांग्रेस सोच करके चल रही थी कि शायद मायावती को सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी रणनीति बने कि मायावती भी तैयार हो जाए कि गठबंधन में अभी समय है और सीटों का बंटवारा हो जाए, जो लगातार खबरें चल रही थी। लेकिन आज उस पर भी पूरी तरह से मायावती ने विराम लगा दिया है। भले ही मायावती इस बात को जरूर कह रही है कि वो पार्टी हित में फैसला उन्होंने लिया है या उन्होंने अपने एक मिशनरी कायम रखने के लिए फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मायावती ने कांग्रेस को उसका आईना दिखाया है कि मैं तुमसे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं चाहती हूं, तुम प्रत्याशी खड़ा करो या ना करो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चुनाव लड़ेंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका ही मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए भी है और महागठबंधन दलों के लिए भी है, जो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि मायावती को मनाया जाए और उस खेम में कांग्रेस को भी जोड़ा जाए, यानी लोकदल सपा बसपा के गठबंधन में कांग्रेस को लाकर खड़ा किया जाए। तो राजनीतिक पंडित लेकिन ताबिश, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से बीएसपी ने बिना मांगे समर्थन दिया, हालांकि आमने सामने चुनाव जरूर लड़े लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस ने वहां किसी भी बीएसपी के एमएलए को न मंत्री पद दिया, न कोई स्पेशल जिसे कहना चाहिए प्रिविलेज दिया, लेकिन उसके बाद लोकसभा में जीरो हो गई। बीएसपी की जो प्रमुख हैं वो भी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और खासतौर से जबकि अब कांग्रेस के साथ उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया। उसके पीछे भी लोग कह रहे हैं कि या तो उनका मुस्लिम वोट बैंक न खिसक जाए, या फिर कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिस तरह से कांग्रेस ने लिया है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि नसीमुद्दीन के पास बीएसपी का, खासतौर से मायावती का बहुत पैसा था, जिसको लेकर ऑडियो टेप्स भी जारी किए गए थे। तो क्या यह नाराजगी कही जा सकती है, या वाकई में वो देश हित में चुनाव नहीं लड़ रही हैं? देखिए, एक बात साफ है कि देश में चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो बिल्कुल फजूल की बात है, क्योंकि मायावती के पास लोकसभा में कुछ नहीं था। 2014 अगर आप देखें तो खाता भी नहीं खोल पाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अगर कहा जाए कि वो देश हित में फैसला नहीं ले रही, तो क्या आप एकमात्र सीट जीत कर देश के लिए बहुत ज्यादा भला नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो लगातार उत्तर प्रदेश में, देखिए मैं लगातार कवर कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ये दिखाई दे रहा था कि मायावती को मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। ये बात बिल्कुल फैक्ट थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बहुत ज्यादा नाराज थी मायावती, उन्होंने उनको पॉलिटिकल बहुत नुकसान पहुंचाया था। मुस्लिम वोट जो है लगातार मायावती से छिटका था, उसकी सबसे बड़ी वजह नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे थे, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि मुस्लिम नेताओं को दरकिनार किया गया है। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस की कोशिश कर रही थी कि मायावती को मनाया जाए और उनकी सीट पर प्रत्याशी ना खड़ा किया जाए। उसके बाद शायद वो इस बात से एग्री हो जाएंगे और एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आएंगे। अखिलेश यादव ने हर संभव कोशिश की, जयंत चौधरी ने हर संभव कोशिश की, और तमाम राजनीतिक दलों के जो ऐसे नेता थे
जो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा और लोकदल गठबंधन में लड़े और बीजेपी को झटका दे, वो इस वक्त मायावती लेकिन ने कामयाब नहीं होने दिया है। 2014 में कई बड़े नेता, कई बड़े दल ऐसे थे जिनको पीएम मोदी की आंधी ने बेरोजगार कर दिया था। अजीत सिंह अपना पूरा गढ़ खोके अपना घर तक छिनवा गए। उसके अलावा लोकसभा में अगर बीएसपी की बात करें वो 0 हो गई। लेकिन आज भी अगर इन दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखें तो वो कहीं भी ऊपर है। और खासतौर से जो टिकट को लेकर बंटवारा हुआ है, जिस तरह से संविधान फाड़ने वालों को लेकर कहा जा रहा है, उनके साथियों को कहीं ना कहीं टिकट दिया बीएसपी ने। उसके अलावा एक ऐसे शख्स को भी जो है टिकट देने की बात की गई जिसका कहीं ना कहीं ये नाम आ रहा था कि बाबरी मस्जिद शहीद करने के अंदर वो सबसे आगे था। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी को फिर लॉस का एक सामना देखना पड़े? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीएसपी ने ऐसे तमाम प्रत्याशियों को भी टिकट देने का विचार बनाया है जिससे मुस्लिम समुदाय खास तरह से नाराज है। मुस्लिम वोटर्स की उत्तर प्रदेश के अंदर खुली राजनीति होती है। मायावती ने एक विकल्प तैयार रखा है। अगर कल ऐसा समय आता है कि ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खबर और आ रही है, हम अगली खबर पर जो लिस्ट जारी होगी बीजेपी उस पर चलेंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं और देखिए क्या कह रहे हैं वो। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा, दोनों का एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। हम कोई चाहते हैं कि किसी भी तरीके से या ये जीते या हम जीते, कि सेकुलर पार्टीज जो हैं वो आगे आए। बिस्मिल्लाह। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छे वातावरण में ये फैसला हुआ है और ये स्वाभाविक था। पिछले 4-5 साल से नेशनल लेवल पे अपोजिशन की श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में और बाद में मिस्टर राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी अपोजिशन पार्टीज की मीटिंगें हुई हैं उसमें फारूक साहब और उमर साहब बिल्कुल शामिल रहे और यूनिटी की बात करते रहे। और देश के अनेक हिस्सों में भी, कलकत्ता से लेकर और बेंगलोर तक या बाकी हिस्सों में जब भी विपक्ष की मीटिंगें हुई, यूनिटी की मीटिंगें हुई, तो फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने हर वक्त ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि नेशनल लेवल पे जितनी भी एक सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं, वो एक हो जाए। तो उसके एक झलक का हमको आज जम्मू कश्मीर में नजर नहीं कि कई राज्यों में तो बहुत सारे नेता रीजनल पार्टीज के अपने जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उस फोरम में बोलते हैं कि यूनिटी होनी चाहती, लेकिन जब उनके स्टेट की चर्चा आ जाए तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब जो इन्होंने दिल्ली कहा, कलकत्ता कहा, साउथ इंडिया में चेन्नई में कहा, बेंगलोर में कहा कि यूनिटी होनी चाहिए, सबको गिव एंड टेक करना चाहिए और राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। छोटी छोटी सोच हम रखेंगे तो कभी आगे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और वही इन्होंने भी इस मीटिंग में, दोनों ने, उमर साहब यहां मौजूद नहीं है लेकिन उनके आपस में जो पहली मीटिंग हुई थी पार्टी में, और उनकी तरफ से भी एक जो इनका निर्णय था वो इसमें शामिल है। मैं इनको बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। इससे बेहतर कोई फैसला हो नहीं सकता था कि लिव एंड लेट लिव। जी हां, एक ही सोच की बात हुई है। फारूक अब्दुल्ला पहले बीजेपी के भी साथ रह चुके हैं, याद दिला दें, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और बीजेपी की लिस्ट की भी बात बता दें, नो रिपीट थ्योरी शायद इस बार बहुत चलेगी और इस पर ज्यादा चर्चा करने का वक्त नहीं है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।